गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 12th क्लास आरबीएससी के लिए हम रिवीजन वीडियो स्टार्ट कर रहे थे। तो कल की क्लास में हमने संधारित्र के बारे में डिस्कस किया था और हमने संधारित्र की धारिता के बारे में, इसके अलावा समांतर प्लेट संधारित्र व गोलीय संधारित्र के बारे में भी डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा संधारित्रों का संयोजन, यानी संधारित्रों का जोड़ना। अब देखिएगा, जैसे आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा था कि प्रतिरोधों का संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, उसी प्रकार आपने सेल यानी बैटरी का जो संयोजन है उसका श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था। इसके अलावा हम आगे के चैप्टर में भी प्रतिरोधों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन तथा प्रेरकत्व का संयोजन भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, संधारित्रों का संयोजन, इसका मीन्स क्या है कि संधारित्रों को जोड़ना। अब संधारित्रों का जो संयोजन है वो बच्चों दो तरह से होता है। ठीक है, पहला श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन जैसे हम प्रतिरोध का करते हैं उसी प्रकार अगर दो या दो से अधिक संधारित्र एक ही लाइन के अलोंग जुड़े हुए हों, एक ही रेखा के अनुदिश जुड़े हों, यानी जैसे अगर ये इसकी धनात्मक प्लेट है, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, इस तरह से ये जो nth संधारित्र है उसकी धनात्मक और ऋणात्मक, यानी पहले वाले संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट दूसरे वाले संधारित्र की धनात्मक प्लेट से तथा दूसरे वाले संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट तीसरे वाले संधारित्र की धनात्मक प्लेट से और इसी प्रकार आगे जुड़े हों, तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो समझ गए, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि प्रत्येक संधारित्र की जो ऋणात्मक प्लेट है दूसरे संधारित्र की धनात्मक प्लेट से जुड़ी होती है और इस तरह से ये सीक्वेंस आगे की ओर चलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिएगा, जैसे श्रेणी क्रम संयोजन हम प्रतिरोध में पढ़ते हैं कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान रहता है लेकिन विभव का मान अलग अलग रहता है, उसी प्रकार संधारित्र के संयोजन में भी प्रत्येक संधारित्र में धारा का मान या हम आवेश भी बोल सकते हैं, आवेश का मान समान होता है और विभव का मान अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। और अब देखिएगा, आवेश यानी धारा का मान समान होता है लेकिन विभव का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर? माना C1, C2, C3, Cn संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा प्रत्येक का विभव V1, V2, Vn है, यानी ये जो C1, C2, C3 इस तरह से जो Cn है ये एक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और प्रत्येक का विभव, मान लेते हैं इसका विभव कितना है? V1 है, इसका विभव V2, इसका विभव V3, इसका विभव V4, इस तरह से इसका विभव कितना हो जाएगा? Vn। विभव किससे मापा जाता है? वोल्टमीटर से। तो प्रत्येक का विभव कितना है? अप टू Vn तक है। तो कुल विभव कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 जो डैश अप टू Vn तक। ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर हम संधारित्र के फॉर्मूले की बात करें तो संधारित्र की जो धारिता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो C होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? Q अपॉन V। तो यहाँ से अगर हम V1 निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? Q अपॉन C1। V2 निकालेंगे तो Q अपॉन C2, V3 निकालेंगे तो Q अपॉन C3 और Vn निकालेंगे तो Q अपॉन Cn।
देखिए बच्चों, यहाँ पर जो Q है वो प्रत्येक संधारित्र के लिए समान है, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र के अंदर आवेश का मान क्या होता है, समान होता है। इसलिए लेकिन प्रत्येक संधारित्र का जो C1 है, C2 है, C3 यानी प्रत्येक संधारित्र की धारिता का मान अलग अलग है। अब देखिएगा, इस V1, V2, V3 और Vn अप टू इसकी जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, V बराबर Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3 अप टू Q अपॉन Cn। अब देखिए ऊपर से अगर हम देखें तो Q सभी में कॉमन आ रहा है, तो Q को हमने बाहर ले लिया, क्या बचेगा 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, इस तरह से अप टू 1 अपॉन Cn। आप लिखना चाहें तो यहाँ पे C3 भी लिख सकते हैं। अब Q को हमने इधर डिवाइड में ले लिया, तो V अपॉन Q कितना हो गया, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन Cn तक। अब V अपॉन Q, देखो Q अपॉन V होता है बच्चों C, तो V अपॉन Q कितना हो जाएगा, 1 अपॉन C, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, इस तरह से अप टू 1 अपॉन Cn तक। तो यहाँ से देखिएगा कि समांतर श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता है वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम योग के बराबर होती है। क्लियर। अतः श्रेणीकरण संयोजन में कुल धारिता सभी संधारित्रों के व्युत्क्रम योग के बराबर होती है, ठीक है, यानी उनका जो रेसिप्रोकल है उनके योग के बराबर होती है। अब देखिएगा, इसमें एक दो डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे हैं मैंने डायरेक्ट आंसर फाइंड करने के लिए। यदि दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल धारिता का मान कितना होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। कैसे देखिएगा, अगर आपके पास C1 और C2 दो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो देखिएगा 1 अपॉन C कितना हो जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अगर हम इसको सोल्व करें आगे तो ये कितना हो गया, C1 C2 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया C2 प्लस C1, एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर, तो 1 अपॉन C है वो क्या हो गया, या फिर हम इसको C बराबर कितना लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका भी कर लेंगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, चाहे C2 प्लस C1 करें या C1 प्लस C2, 2 प्लस 3 भी 5 होता है, 3 प्लस 2 भी क्या होता है 5, यानी दो प्रतिरोध एक तरह से कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। दो संधारित्र है उनकी जो धारिता है अगर जुड़े हैं समान श्रेणी क्रम में तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वैसे तो 3 के लिए भी होता है C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, इससे भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन C के। क्लियर। अब देखिएगा, यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो प्रत्येक की धारिता अगर C है तो प्रत्येक की धारिता C है तो टोटल जो श्रेणी क्रम है सीरीज कॉम्बिनेशन वो कितना होगा, C अपॉन n। जैसे आपसे दे दिया जाता है कि 1 अपॉन C फाइंड आउट कीजिए, आपके पास n संधारित्र हैं, प्रत्येक की धारिता कितनी है, C है, 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस, इस तरह से आप कहाँ तक करेंगे, n तक। तो यहाँ से C क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, अप टू n, तो कितना हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा C अपॉन n। यानी जैसे आपसे दे दिया कि 10 संधारित्र हैं, ठीक है, 10 कैपेसिटर हैं, संधारित्र हैं, और प्रत्येक की धारिता है वो 50 माइक्रोफेरेड है। यहाँ पर माइक्रोफेरेड का बात करें हम तो माइक्रोफेरेड क्या होती है, धारिता होती है, ठीक है ना, कल हमने बताई थी संधारित्र की धारिता फेरेड, माइक्रो का मतलब छोटी क्वांटिटी है ये। तो देखिएगा आपसे पूछा जाता है कि कुल अगर उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटेंस अपॉन प्रत्येक ये भाग दे लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइक्रो फेरेड, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब देखिएगा श्रेणी क्रम में आवेश का अनुपात, अगर
आपको पता है कि प्रत्येक संधारित्र में आवेश समान रहता है जब वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो श्रेणी क्रम में आवेश का अनुपात क्या रहता है? सभी संधारित्रों में समान 1:1:1 इस तरह से जितने भी आवेश हैं। और विभव का जो अनुपात है V1 V2 V3 वो किसका रेसिप्रोकल होता है? जो संधारित्र की धारिता होती है उनका व्युत्क्रम के बराबर होता है। क्लियर? अब देखिएगा, अगर हम बात करें नेक्स्ट समांतर क्रम संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में मान लेते हैं कि जैसे ये वाला प्लस है, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस और माइनस, यानी प्रत्येक संधारित्र की धनात्मक प्लेट तो एक बिंदु पर और ऋणात्मक प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़ी है। तो उस तरह का जो संयोजन है वो कौन सा कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन। क्लियर? अब देखिएगा, समांतर क्रम संयोजन के अंदर विद्युत आवेश वो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, यानी अलग अलग रहेगा, लेकिन जो विभव है वो क्या रहेगा? समान रहेगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है? विद्युत आवेश तो सेम होता है लेकिन विभव विभव अलग अलग होता है। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है कि विद्युत आवेश तो क्या होता है? अलग अलग होता है, लेकिन विभव का मान क्या होता है? समान होता है। मान लेते हैं कि इसके अंदर I1 धारा गई, इसके अंदर I2 धारा गई, इसके अंदर I3, तो चार्ज क्या होगा? Q1, इसका चार्ज Q2 और हम माने थे इसका चार्ज Q3 है। विभव सेम रहेगा, हम यहाँ पर एक वोल्टमीटर जोड़ सकते हैं, विभव का मान क्या रहेगा? सेम। तो देखिएगा, तो समझ गए समांतर क्रम संयोजन कब होता है? कि जब दो या दो से अधिक संधारित्र इस प्रकार जुड़े हों कि उनकी धनात्मक प्लेट एक बिंदु पर और ऋणात्मक प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़ी हो, उस तरह का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब देखिएगा, मान लेते कि n संधारित्र हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। समांतर क्रम में विभव का मान क्या होता है? समान होता है, लेकिन धारा का मान या आवेश का मान अलग अलग होता है। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू Qn। हमने जब पढ़ा था पिछले वाले में श्रेणी क्रम में, वहाँ पर कुल विभव निकालते थे V1 प्लस V2 प्लस इस तरह से Vn। तो देखिएगा, अगर हम Q1 का मान निकालें तो वो कितना हो जाएगा? C1 इंटू वी। Q2 का मान निकालें तो C2 इंटू वी। इस तरह से Qn का मान निकालेंगे C2 इंटू Cn अप इंटू वी। अब देखिए यहाँ पर V का मान प्रत्येक संधारित्र में क्या है? समान है, क्योंकि ये कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सॉरी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब देखिएगा, इनकी Q1, Q2, Q3 की वैल्यू हम किस में रख देते हैं? इस समीकरण में रख देते हैं। इसको हम समीकरण 1 नाम देते हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखा, Q1, Q2, Q3 की वैल्यू को जब हमने रखा तो देखिएगा इस इक्वेशन में C1V, C2V, इस तरह से CnV। तो Q इक्वल टू V, देखिएगा सभी के अंदर क्या है? समान है। तो V के लिए हम क्या कर दिया? उसको कॉमन ले लिया, तो C1 प्लस C2 प्लस C। अब V को हम इधर डिवाइड में ले आते हैं, ठीक है। जैसे हम V को भाग में लेके आएंगे तो ये कितना बचेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरह से Cn तक। अगर 3 जुड़े तो हम 3 तक ही लेंगे, अगर 2 जुड़े हैं तो 2, अगर 10 जुड़े हैं तो 10 तक ही लेंगे। अब Q अपॉन V कितना होता है? C के बराबर, तो C1 प्लस C2 इस तरह से क्या होगा? Cn। इसको C2 नहीं करना है, ये कितना है? Cn है, ठीक है। तो यानी समांतर क्रम में जो संयोजन होता है वो प्रत्येक संधारित्र के योग के बराबर होता है, ठीक है। समांतर क्रम में सभी संधारित्रों का योग के क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिएगा, अगर n समान संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, n समान संधारित्र समान क्रम में जुड़े हैं, तो कुल संधारित्र की धारिता कितनी होगी? n इंटू सी। सी यहाँ पर क्या होगी? धारिता, ठीक है। देखिएगा बच्चों, जब हम प्रतिरोध की बात करते हैं R, तो प्रतिरोध जब सीरीज में करते हैं तो वो कितना होता है? R1 प्लस R2 प्लस इस तरह से Rn। यानी प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में होते हैं उस तरह का लीनियर इक्वेशन आती है। अगर हम
कैपेसिटर की बात करें सीरीज में तो वो कितना होता है 1/C1 + 1/C2। इस तरह से अगर हम प्रतिरोध की बात समांतर क्रम में करते हैं तो वो कितना होता है 1/R1 + 1/R2। इस तरह से 1/Rn। लेकिन अगर हम धारिता के मान समांतर क्रम में करते हैं तो वो कितना होता है 1/C1 + 1/C2 + Cn। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है धारिता का मान और प्रतिरोध का मान जब योग करते हैं तो एक दूसरे के अपोजिट नेचर का होता है। क्लियर? आज के इतना ही। इसकी जो PDF है मैंने ग्रुप में अपलोड कर दिया है, आपको PDF नोट करके और इसको पढ़ना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड आपकी बुक के न्यूमेरिकल और करने की कोशिश करना। अगर किसी न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।